तुमने देखा था हमलावर को? हाँ साहब, हम सब जानते हैं उसे। वो सतीश ठाकुर ही था। हाँ साहब, मैंने भी देखा था। वो सतीश ठाकुर टैक्सी ड्राइवर है, हमारे मोहल्ले में ही रहता है। दुर्गा दीदी का घर अगली गली में है साहब। घरों में काम करती हैं वो। कहीं से काम करके ही लौट रही होगी बेचारी। बटुए में 300 रुपए और इसका मोबाइल भी यहीं पड़ा मिला। हाँ साहब, वो सतीश ने कुछ उठाने की कोशिश नहीं की, वो चाकू फेंक के भाग खड़ा हुआ। राजन, गोपाल, साथ चलो हमारे। दुर्गा वर्मा और सतीश ठाकुर का घर देखो। सब दुर्गा दीदी का घर यही है। ये दुर्गा वर्मा यहाँ अकेली रहती है? नहीं साहब, उनका बेटा जगत भी साथ ही रहता है। जगत का नंबर है? मेरे पास तो नहीं है साहब। हाँ, हो सकता मालती दीदी के पास हो, बगल में ही रहती है। साहब, लगता है सतीश भाग गया। ये सतीश ठाकुर का अपना घर है? नहीं सर, वो तो किराए पे रहता है। 2 गली छोड़ के पीछे संतराम जी है, वो मकान मालिक है। ठीक है, संतराम को बुलाओ। जी साहब। अनिल, ताला तोड़ो। हे भगवान, अपने सतीश ने। मालती जी, ये दुर्गा वर्मा का बेटा जगत कहाँ है? वो तो अपने गांव गया हुआ है। कब से? यही कोई 1 हफ्ते पहले मुझे दुर्गा दीदी ने बताया था। और कोई रहता है घर में? अब उसकी बहू थी। मतलब? मेरा मतलब है, उसका नाम शिखा है, पर वो 3 महीने पहले मैके चली गई। इस शिखा का नंबर और उसके मायके का एड्रेस चाहिए। जी वो तो नहीं है। जगत का नंबर? जी वो भी नहीं है। हाँ, दुर्गा दीदी का नंबर है, पर उनसे कभी बात करने का नौबत नहीं आया। वो दुर्गा दीदी के फोन में जगत का नंबर पक्का होगा। साहब, संतराम जी। साहब, इस कमरे का मालिक मैं ही हूँ संतराम। क्या हुआ? तुम्हारे किराएदार सतीश ठाकुर ने एक औरत को चाकू मार दिया है, बुरी तरह से जख्मी है। हे भगवान। उसका फोन नंबर, फोटो, गांव का पता, ये तो होगा ही तुम्हारे पास। फोटो तो नहीं है, पर हाँ नंबर है। और उसके पिताजी गाजियाबाद में ही रहते हैं, मुक्ति नगर में। नंबर दो। 1 मिनट। हाँ पांडे, बोलो। सर, ऑपरेशन के दौरान दुर्गा वर्मा ने दम तोड़ दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, बेटे का नंबर, जगत वर्मा। कौन बोल रहे हैं? जगत वर्मा। हाँ बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ दुर्गा वर्मा अब नहीं रही। कब? क्या कह रहे हैं साहब? क्या हुआ? वो तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले की टैक्सी ड्राइवर
सतीश ठाकुर ने उन पर चाकू से हमला किया है। क्या? सतीश ने? कब? काहे? वो तो पता नहीं, लेकिन अभी 2 घंटे पहले वारदात हुई है। लेकिन साहब, सतीश ने ऐसा क्यों किया? साहब, वो तो हमारा दोस्त है। सतीश अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, वो शायद फरार हो गया है। जगत, तुम अभी कहाँ हो? हम हमारे गांव में हैं साहब, बिहार में। तुरंत निकलो। देखो गोपाल और राजन, तुम दोनों चश्मदीद गवाह हो, तो तुमने जो जो देखा सब कुछ शुरू से आखिर तक पूरा पूरा बताना। गोपाल, तुम शुरू करो। साहब, वो हम फैक्ट्री से शाम को काम ख़त्म करके लौटे ही थे। हाथ मुंह धोए, घरवाली खाना परोस ही रही थी कि अचानक चीखने की आवाज़ सुनी साहब। सतीश हमारा बेटा है तो क्या हुआ? वो हमारे साथ रहता तो है नहीं ना, फिर हमें ऐसे बिठाकर रखने का क्या मतलब है इनका? कमला, शांत हो जाओ। जो भी सवाल पूछेगी उसका सीधा सीधा जवाब दे देंगे। अब हमें क्या पता था कि हमारे बेटे के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया था। The number you have called is currently switched off. फोन पर फॉरवर्ड आया? जी सर, सतीश ठाकुर की फोटो। किसी भी सूरत में ये बंदा गाजियाबाद से निकलना नहीं चाहिए। पूरा शहर सील कर दो, हर मुमकिन जगह पर छापे मारो, लॉजेस, स्टेशन, हर जगह। सर, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सतीश ठाकुर का फोन स्विच ऑफ है। पहले घर खाली किया, ताला लगाया, मर्डर किया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ। लगता है सतीश ठाकुर ने दुर्गा वर्मा का कत्ल पहले से प्लान रखा था। चाकू भी खरीदा होगा। सर, दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी सतीश ठाकुर की तरह टैक्सी चलाता है। दोनों के बीच दोस्ती रही है। मर्डर का कारण पैसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मोबाइल और पर्स लेने की कोशिश नहीं की गई। कोई पर्सनल एंगल हो सकता है। जगत और सतीश की दोस्ती को टटोलो। जी सर। सर, वो सतीश के माँ बाप आए हुए हैं। साहब, उस बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। सतीश से आखिरी बार कब मिले थे दामोदर जी? 2 महीने पहले। हालचाल पूछा उसका तो सब ठीक है बोला था। साहब जी, वो हमारे साथ रहता भी नहीं, क्या करता है क्या नहीं हमें कैसे पता होगा साहब? रमेश, तेरे बड़े भैया सतीश ने तुझे कभी कुछ बताया? किस बारे में सर? उसके दोस्त जगत के बारे में। उसके साथ कोई झगड़ा, जगत की माँ दुर्गा वर्मा के साथ कोई झगड़ा जिसे उसने मार डाला? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं बताई। तू क्या करता है रमेश? एक्सप्रेस वे पर रुचि होटल है साहब, वहाँ खाना बनाता हूँ। भैया से ज़्यादा बात नहीं होती कभी, और वो तो 6 साल से टैक्सी चला रहे हैं। साहब जी, टैक्सी क्या चलाने लगा? 2 पैसे के हाथ में आए, पूरा बिगड़ गया था वो। एक शाम ऐसे नहीं जाती थी कि पीकर नहीं आता था। साहब, 6 महीने से पूरे घर का माहौल गंदा कर रखा था, तो हमने एक दिन बोल दिया कि भाई अपना तुम खुद इंतज़ाम कहीं और कर लो, अपनी ज़िंदगी खुद जी लो। कहाँ से आप लोग? करौली गांव, जिला पटना, बिहार से। लेकिन पिछले 15 साल से हम वहाँ नहीं गए। वहाँ भी कोई रिश्तेदार है आपका? मेरा छोटा भाई प्रमोद ठाकुर। नंबर दो उसका। जी, हम प्रमोद ठाकुर बोल रहे हैं। दामोदर ठाकुर हमारे बड़े भैया हैं। आप कौन है? गाजियाबाद पुलिस से सब इंस्पेक्टर बंसल बोल रहा हूँ। आपका भतीजा सतीश यहाँ एक बुजुर्ग महिला का खून करके फरार हो गया है। खून करके? हे राम, अगर सतीश आया तो हम फौरन आपको खबर कर देंगे। सर जी, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से लगकर जितने भी लॉज है छोटे बड़े, सभी जगह गश्त लगा रखी है, लेकिन सतीश कहीं नहीं मिला सर। गश्त रोकनी नहीं चाहिए मानिक, और ये सतीश ठाकुर भी शहर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। सर डाटाबेस स्कैन किया, बंदे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री तो हो सकती है पांडे, लेकिन शायद ये कभी पकड़ा नहीं गया। एक काम करो, टैक्सी मालिक और इसके सारे टैक्सी ड्राइवर दोस्तों से क्वेश्चनिंग करो। जी। तब तक दुर्गा वर्मा का बेटा जगत वर्मा भी यहाँ पहुंच जाना चाहिए। पंद्रह स्टैब्स इन टोटल, और हर बार पूरी ताकत से किया गया है। काफी गुस्से में रहा होगा सतीश ठाकुर, वरना इतने बार, वो भी एक अधेड़ उम्र की औरत है। मर्डर के मकसद से चाकू खरीदा होगा सतीश ठाकुर ने, लेकिन मोटिव पर कोई लीड नहीं मिल रही है। विक्टिम का बेटा जगत एनी टाइम यहाँ पहुंचने वाला है बिहार से।
सतीश कहाँ छुपा है ये हमें कैसे पता होगा साहब? हम लोग तो खुद ही खबर सुनकर बेहाल है कि ऐसे कैसे अचानक सतीश ना ना ना, अचानक नहीं, पूरी तैयारी के साथ कत्ल किया इस जगत की माँ का। तुम लोगों को कुछ तो खटका होगा पिछले दिनों इस सतीश ठाकुर के बर्ताव में। ये जितनी गाड़ियाँ हैं नारायण सेठ की है, हम चलाने लेते हैं, सतीश और जगत भी। एक हफ्ता पहले जगत कहीं चला गया और उसी दिन से साहब सतीश भी गाड़ी नहीं चला रहा है। अब क्यों क्या ये तो हम नहीं जानते साहब। और हाँ साहब, आप बात खटकने की कर रहे थे ना साहब, तो देखिए ये सतीश और जगत एक नंबर के जिगरी दोस्त हैं। मतलब कि शबाब और कबाब सब मिल बांट के होता है इनका। कोई झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में? झगड़े किसके नहीं होते हैं साहब। यहाँ स्टैंड पर कौन कहाँ गाड़ी लगाएगा ये तय करता है दिन में कितना रोकड़ा कमाएगा। तो सबके झगड़े ज़्यादातर स्टैंड को लेकर ही होते हैं साहब। और हाँ साहब, एक बात बोलूँगा, पिछले कुछ सालों से ये सतीश एक नंबर का गुस्सैल रहा है और पिछले कुछ महीनों से तो ये जगत भी गुस्सा नाक की नोक पर लेकर घूमता है। क्यों साहब? जगत की बीवी उसे छोड़कर चली गई है। एक माँ ही थी हमारी और कोई नहीं है हमारा। एक बीवी भी तो है। सुना है छोड़कर चली गई तुझे, क्यों चली गई? कर गया, बहुत हो गया। शिखा, इस बार आखिरी बार मेरे कहने से रुक जा, मैं समझाऊंगी इसे, तू भी समझाना। नहीं अम्मा जी, हर बार हम आपके कहने पे रुक गए, लेकिन अब नहीं। आपको समझाना है, इनको समझाइए। पिछले 2 साल से जानवर जैसा सलूक करते रहे हमारे साथ। अम्मा जी, हमको मशीन समझते ही। मशीन, एक बटन दबाएंगे गरम रोटी मिल जाएगी, दूसरा बटन दबाएंगे बिस्तर गरम कर देगी, और थोड़ी सी देर हो गई तो ठोक पीट करके मशीन को ठीक कर लेंगे। बड़ा मर्द कहते आए हैं अपने आप को। ऐसे मर्द के साथ हम अपना नाम काहे जोड़े अम्मा जी? मैं सब समझती हूँ बेटी, लेकिन हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। नहीं अम्मा जी, झेलने की कोनो जरूरत नहीं है। और हम काहे झेलें इनकी हवानियत? बताइए ना। इसे तो अच्छा है कि हम अकेले रहें, कम से कम इस नरक से तो पीछा छूटेगा हमारा। बेटी एक बार फिर सोच ले, शादीशुदा जवान औरत हो, माँ बाप पे काहे बोझ बनोगी? बोझ बनने वाली लड़कियों में से नहीं है हम, बोझ उठाने वाली लड़कियों में से हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना अम्मा जी, जिंदगी बना देते इनकी जिंदगी, लेकिन नहीं, इनमें वो नहीं है। गुरूर है साली को। दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 2 घूंट मार लिया ना तो कौन सा गुनाह कर दिया। लेकिन ना, उसको तो हमेशा हमको नीचा दिखाना था। सतीश की तेरी माँ के साथ क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी माँ से तो देवी के समान थी, सब कुछ थी हमारे लिए। सतीश ने उन पर 15 वार किए, भयंकर गुस्सा रहा होगा। हमें नहीं पता साहब, हम तो 1 हफ्ता से गांव में थे ना। और 1 हफ्ते से सतीश भी टैक्सी नहीं चला रहा था। कहीं ये तुम दोनों की कोई मिलीभगत तो नहीं है? आप हमारे जख्म में नमक छिड़क रहे हो तेजाब। अच्छा एक बात बता जगत, तेरी बीवी के साथ नहीं जमती थी, ये बात तूने हमसे बताई, लेकिन तेरी और सतीश की दोस्ती के बीच दरार क्यों आई, ये क्यों नहीं बता रहा है? वो शिखा हमको छोड़ के चली गई ना, तो वाकई में हमारा दिमाग ना एकदम उबलने लगा था। और उधर वो सतीश हमारी टैक्सी स्टैंड वाली जगह पे अपना गाड़ी खड़ी करने लगा। ये गलत बात है सतीश, फिर हमारी जगह ले ली। जगत में सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर बैठा, और अब देख कितना बजा, 10:30। अरे 2 सवारी भी अप डाउन कर ली मैंने। चल एक काम कर, खड़ा हो, हमारी गाड़ी के पीछे ले ले। साला तेरा ना अभी ये जगत रोज का हो गया है, रोना धोना। तू हर रोज जल्दी आता है, 2-4 भाड़ा मारता है और हमारी जगह पे अपना नंबर लगा देता है। नंबर उसी का लगता है जो पहले आता है, समझा? अब तू साला देरी से आएगा तो हम क्या तेरा इधर इंतजार करते बैठेंगे? हाँ, थाली लेकर आरती उतारेंगे तेरी। देख हमारा दिमाग घूम गया ना तो बता दे रहे, 2-4 हाथ रख देंगे किसी दिन घुमा के। तो घुमा, और 2-4 घुमा, चल चल, कितना घुमाने का घुमा। अबे यार तुम लोग फिर सुबह शुरू हो गए यार। अभी शुरू नहीं हुए, और जिस दिन शुरू हो गए ना इसको तो पहुंचा देंगे हम। साला रुक, नहीं मारूंगा, मुझे पहुंचाएगा। हाँ सुन मेरी बात ध्यान से सुन, ये मेरी गाड़ी है ना, ये गाड़ी रोज सुबह इधर ही लगेगी, समझा? यही लगेगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था साहब, वो हम पे हाथ उठाया, सब जानते हैं। उसका दिमाग फर्स्ट गियर से सीधा चौथे में लगता है। सन की है साहब। तुम दोनों तो दोस्त भी थे, रोज शाम को बैठकर पीते भी थे। हाँ साहब।
हम उसको दोस्त मानते थे, लेकिन वो हमसे दादागिरी करता था। हमें एक सच्चे दोस्त की जरूरत थी। अकेले अकेले हमारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता था। लेकिन साला वो सतीश हमारी मदद नहीं करता था, ऊपर से हमारा मजाक उड़ाता था, हम पे हाथ उठाता था। ये टैक्सी स्टैंड के रोज के छोटे मोटे झगड़े के बीच तेरी माँ कहां से आ गई? सतीश ने उन पर हमला क्यों किया जगत? हमें लगता रहा कि हमारे थोड़ा दिमाग खराब है, तनिक हम ही पागल है, लेकिन साहब ये तो पूरा पागल निकला। हमारी माँ को मार दिया। साहब सतीश सनकी ये सब जानते हैं, लेकिन किसी का मर्डर और वो भी उसके जिगरी दोस्त की माँ का, सब हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा साहब। मर्डर तो हुआ है और सतीश ने क्या गुनाह? टैक्सी स्टैंड के झगड़े के अलावा कोई और वजह रही होगी? अब कोई और वजह साहब क्या है वो तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन ज़रूर कुछ हुआ होगा आपस में। काम के बाद भी मिलते थे साहब, रोज़ साथ में पीते थे। लेकिन यार कुणाल 1 महीने से ऊपर हो गया था, सतीश ने तो दारू पीना भी छोड़ दिया था। हाँ अब तू बोल रहा है तो मुझे भी याद आ रहा है, 3-4 हफ्तों से कुछ चुप सा भी था सर वो। क्या बात है सतीश? जगत बोल रहा था कि तूने दारू पीना भी छोड़ दिया। अरे भाई बिना पेट्रोल गाड़ी चलती है भला? साहब अगर किसी और दिन ऐसा बोला होता तो 2-4 गालियां जरूर निकालता मुझे, लेकिन उस दिन तो एकदम खामोश। क्यों चुप हो गया था? इन दोनों के बीच या फिर सतीश की लाइफ में कोई औरत का चक्कर था क्या, जिसमें जगत की माँ दुर्गा वर्मा दखल दे रही हो? इतनी तो कभी बातचीत हुई नहीं साहब, और वैसे भी ऐसे सरफरी से कौन बातचीत करना चाहता है। पति जल्दी गुजर गया था दुर्गा दीदी का, लेकिन वो टूटी नहीं। घर घर काम करके अपने बेटे जगत को पाल पोस के बड़ा किया। ये बात तो हम भी जानते हैं कि वो एक भली औरत थी, लेकिन मालती जी, जगत के दोस्त सतीश ने उन्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा होगा? यही तो अचरज की बात है। पता है, दुर्गा दीदी के घर सतीश आता जाता भी था, और जगत जब गांव गया था तब भी वो आया था। कहीं ये सतीश और जगत की बीवी शिखा के बीच कोई चक्कर तो नहीं? या फिर सतीश या फिर ओ मैडम जी, इतनी गंदी बात आपने सोची भी कैसे? दुर्गा दीदी का अपने बेटे के उम्र के लड़के के साथ? छी 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 छी। उनके साथ नहीं, पर शिखा के साथ तो चक्कर हो सकता था ना? किसी बड़े घर की मेम साहब होती तो उससे ही सवाल पूछते आप? नहीं पूछते ना साहब, लेकिन हमारा नाम उस खूनी सतीश के साथ जोड़ रहे हैं आप। शिखा, अमीर गरीब कानून के सामने सब बराबर होते हैं। सीधे सवाल है, उनका जवाब दो। सतीश तुम्हारे घर आता था? साहब जगत खुद उसको लेकर आता था, बाहर की बजाय घर पे भी पीना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। चल कल मिलते हैं। हाँ अरे बैठ। अरे चल बाहर। जगत, ये घर पर बुलाकर पीना पिलाना जरूरी है? माँ, अच्छा खासा नशे का बैंड बजाना जरूरी है। अच्छा, अपने नशे की पड़ी है आपको? हम पर क्या गुजरती है कभी सोचा है? चुप, मुंह बंद कर साली। तुमसे शादी के जितना महीना नहीं हुआ ना, उतना सालों से हमारी और सतीश की दोस्ती है। दोस्ती होगी जगत, लेकिन अब तू घर गृहस्थी वाला हो गया है। तुझे शिखा की सुननी चाहिए। वैसे तो तू रोज आधी रात को पीकर आता है, और कभी जल्दी आ जाता है तो ये बोतल ले आता है, और साथ में उस नाश पीटे सतीश को भी। चुप, दोनों चुप। का हमारा दिमाग का दही कर रहे हो तुम लोग? अम्मा, इका टूटा हुआ रिकॉर्ड के जैसा हर रोज एक रट लगाए रहते हो तुम लोग। घर नहीं आता है, शराब पीता है, घर नहीं आता है, शराब पीता है, और जिस दिन हम जल्दी घर आ जाते हैं तो क्या होता है? थाने को पूछता है हमको कोई? हम फोकटिया नहीं हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं। इतने भद्दे आदमी को छोड़कर अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, और आप लोग हम पर ही उंगली उठा रहे हैं कि जैसे दूसरे इंसान के साथ हमारा चक्कर चल रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सतीश ने तुम्हारी सास का कत्ल क्यों किया? अब हमारा उस शराबी सतीश के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये सवाल आप जाके जगत से काहे नहीं पूछते? अच्छा दोस्त है दोनों, पता चला किसी और ही औरत की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ हो। कोई और औरत होती तो वो मारी जाती, या फिर ये दोनों एक दूसरे को मार डालते। पर जगत की अम्मा क्यों? कहीं ये दूसरी औरत दुर्गा वर्मा तो नहीं जिसके साथ सतीश का चक्कर चल रहा हो? शर्म कीजिए मैडम, एक औरत हैं आप। तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो। कुछ था?
अगर कुछ है ना तो वो गंध है जो आप लोगों के दिमाग में और आप लोगों की बातों से छलक रहा है। साहब हमारी लड़ाई जगत से थी, एक नंबर का निकम्मा और वही सी इंसान था साहब। हमारी सास से हमको कोई दिक्कत नहीं थी साहब। अम्मा जी तो एकदम नेक और सीधी औरत थी, इतनी मेहनत करके इस निकम्मे जगत को बड़ा किया था साहब। खून पसीना एक करके अभी भी कमाती थी, घर चलाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं थी अम्मा जी। तो फिर कोई और औरत हो सकती है ये सतीश और जगत के बीच आई हो? साहब जी कोई एक औरत हो तो बताऊँ ना। मतलब? धंधे वालियों के पास जाता था साहब। सतीश को पकड़ने के बजाय आप लोग हम ही को बंद करके रखे हो साहब। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? अभी तुझे बंद किया कहाँ है, लेकिन लगता है बहुत जल्द करना पड़ेगा। तेरे अंदर से सच को उगलवाना पड़ेगा। कैसा सच साहब? हमें जो पता था हम सब बोल दिए। नहीं बोला है जगत, नहीं बोला है। टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग को लेकर दो दोस्तों के बीच झगड़ा होता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त की मां का कत्ल कर देता है। माजरा क्या था तुम दोनों के बीच? ये दोनों कोठेबाज हैं अशफाक, इसलिए हर कोठे पर जाकर पता कर वो कौन सी लड़की है जिसको लेकर इन दोनों के बीच में मेरी है की जंग छिड़ी होगी। पर साहब मारी गई तो उस जगत की अम्मी है ना? हाँ, उस औरत की इस सतीश के साथ क्या दुश्मनी थी पता कर। और क्या ये हो सकता है कि इस साजिश में कुछ जगत भी शामिल हो? पर साहब उसकी सगी अम्मी को मरवाने में? अबे अशफाक, तू टीवी देखता है ना? शराब और शबाब किसी से कुछ भी करवा सकती है, किसी को भी हैवान बना सकती है। पार्किंग के झगड़ा के अलावा हमारा कोई मसला नहीं था साहब। सतीश की माँ वो बचपन में ही गुजर गई थी और उसकी सौतेली माँ से उसकी जमती नहीं थी। उसी को लेकर उसका सिर फिर गया होगा साहब। वाह, एक सिरफिरा दूसरे सिरफिरे को अपने से ज्यादा सिरफिरा साबित करने के लिए मन ग्रंथ कहानियां कर रहा है। हम कब मना कर रहे हैं कि हम सरफिरा नहीं है। वो शिखा जैसी लड़की से जिस आदमी का ब्याह होगा ना, उसका दिमाग खराब होना ही होना है। आप होते ना तो आपका भी हो जाता। टैक्सी स्टैंड पर झगड़े के अलावा और क्या मसला था तुम दोनों के बीच जगत? दिमाग फिर गया हो ना साहब, तो और मसलों की क्या कीमत। चीटी भी पहाड़ लगता है। वो जब टैक्सी स्टैंड पे हमारी जगह पर अपना गाड़ी खड़ा करके पानी छिड़कता था तो ऐसा लगता था हमारे शरीर पे कोई तेजाब छिड़क रहा है। सच बोल जगत, तूने अपनी माँ को क्यों मरवाया? ऐसा मत बोलिए साहब, हम आपके हाथ जोड़ते। वो हमारी माँ थी, हमारी सब कुछ थी। और अब उसका सब कुछ तेरा हो गया है? क्या सब कुछ साहब? वो घर किराए का है और गांव में एक छोटा सा घर है जो पहले से हमारे नाम पे। जब तू अपने गांव के उस घर में जाकर बैठा था ना, तो यहां पर तेरा दोस्त सतीश टैक्सी चलाने के बजाय वो भी घर पर बैठा था। पता किया हमने? तू गांव क्यों गया था? अपना दिमाग ठंडा करने साहब। एक तो वो शिखा हमको छोड़ के चली गई थी, ऊपर से वो सतीश हर रोज टैक्सी स्टैंड पे हमारा दिमाग खराब करता था साहब। इन सब से हम दूर जाना चाहते थे साहब। पर गांव में क्या करने जा रहा है? दिमाग ठंडा करने माँ। ऐसे अचानक? कोई बात है? माँ को नहीं बताएगा? अरे कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं माँ, लौट आएंगे जल्दी। गांव गए थे दिमाग ठंडा करने साहब। लौटे माँ को आग देने। पता है जगत, मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि साहब हमको खुद यकीन नहीं हो रहा कि सतीश हमारी माँ को मार दिए साहब, वो भी एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड के झगड़े को लेके। हाँ, ये दोनों तो कई बार यहाँ आकर बैठे हैं। क्यों, क्या किया है सालों ने? इसने इसकी अम्मी का कत्ल कर दिया है। तो तू यहाँ क्यों आया है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना अशफाक? अरे रानी, मैं खाली इतना जानना चाहता हूँ कि तेरी किसी खास लड़की पर ये दोनों फिदा हुए थे क्या? अरे अशफाक, मेरी तो हर लड़की खास है। मार्केटिंग मत कर। पुलिस ढूंढ रही है सतीश को, फरार है साला। जानना चाहती है कि किसी एक लड़की की वजह से इन दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सतीश ने जगत की अम्मी का मर्डर कर दिया। ये जब भी यहाँ आए मैंने तो अपनी हर लड़की इनके सामने रख दी, जैसे सबके सामने रख देती हूँ। कभी कोई स्पेशल डिमांड तो नहीं की इन्होंने। अच्छा रानी, मेरे लिए एक काम कर दे, ये खबर ना अपने लोगों में फैला दे। देखना कोई टिप विप मिलती है क्या, खास करके ना इस सतीश के बारे में।
जो पालती है वही माँ होती है ना साहब। सतीश जब 2 साल का था तो उसे जन्म देने वाली उसकी माँ इन्हें हमारी पहली पत्नी चल बसी, तो हमने कमला से प्यार किया। कमला ने रमेश को जितना प्यार दिया ना, उतना ही सतीश को भी प्यार दिया। दामोदर जी, सतीश को कोई दिमागी बीमारी है क्या? कभी उसका ऐसा कोई इलाज हुआ है? नहीं साहब, अच्छा खासा था। जब से शराब की लत लगी ना, तब से मानो दिमाग का फ्यूज ही गायब हो गया। और इस वक्त सतीश गायब है, एक भयंकर कत्ल करने के बाद। हमारे पास ना कत्ल की वजह का सुराग है और ना ही सतीश के ठिकाने का। साहब, मैं गांव में अपने भाई परमत को फोन करता हूँ। हम फोन करेंगे। साहब, पहले गाजियाबाद की पुलिस का फोन भी आ चुका है, हम बता चुके हैं, सतीश यहाँ नहीं आया। अभी भी ये कह रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव का सरपंच होने के नाते मैं प्रमोद और दामोदर दोनों की गारंटी लेने के लिए तैयार। ऐसे मामले में दोनों झूठ नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद पुलिस को सतीश ठाकुर चाहिए। वो एक औरत का कत्ल करके फरार है। हम आपकी गारंटी मान ले रहे हैं, पर आप पर एक जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं। हुक्म कीजिए साहब। अगर सतीश की इतनी सी भी खबर आई, अफवाह भी आई, तो आप हमें बताएंगे। अगर वो यहाँ दिखा तो उसे हम पकड़ लेंगे और आपका नंबर मिला के आपको खबर कर देंगे। सर, ये जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा, सतीश ठाकुर, सतीश का बाप दामोदर ठाकुर, उसकी सौतेली माँ कमला और सौतेला भाई रमेश, इन सभी के फोन कॉल्स खंगाले। नथिंग सर, ऐसा कुछ भी शो अप नहीं हो रहा है जो मर्डर के मोटिव की तरफ इशारा करे या उस पर रोशनी डाले। कातिल कौन है ये हमें क्लियर पता है, पर ना वो हाथ लगा है और ना ही मोटिव की कोई भनक। सिर्फ एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि विक्टिम का बेटा जगत और अक्यूज सतीश के बीच की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि कत्ल के 1 हफ्ते पहले जगत अपने गांव जाता है और तब से ही सतीश भी काम पर नहीं आता। दोनों दोस्त हैं, दोनों टैक्सी ड्राइवर। लेकिन सर, उस 1 हफ्ते में जब ये जगत अपने गांव में था और ये सतीश अपने घर पर बैठा हुआ था, इन दोनों के बीच में एक बार भी फोन नहीं हुआ है। शायद जो भी बात है या जो भी कोई बात हुई है जिसके कारण ये कत्ल हुआ है, वो जो भी कुछ है वो कत्ल के 1 हफ्ते पहले हुआ होगा वैसे, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता दोनों का एक साथ काम पर नहीं जाना। ये सतीश और जगत के बीच का माजरा हो सकता है, या फिर सतीश, जगत और जगत की मां दुर्गा वर्मा के बीच है। और अब ये सतीश फरार है और दुर्गा वर्मा मर चुकी है। और जगत को हमने काफी इंटेरोगेट किया, लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हुआ। सर, दामोदर के गांव करौली में सरपंच ने और लोकल पुलिस ने नजर रखी हुई है। सतीश का फोटो और उसकी डिटेल्स हर थाने में भेज दी गई। इतना बड़ा देश है, खास में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सिचुएशन ब्राइट नहीं है, बस हमें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द चाहिए। दोबारा ऐसे गाँव वाँव नहीं जाएंगे नारायण सेठ, वो पहले का पैसा दे दीजिए ना। पहले 1 महीना तक बिना छुट्टी लिए टैक्सी चला, तब दूंगा। बड़ी ज़रूरत है, गांव आना जाना हुआ, माँ का क्रियाक्रम में, दे दीजिए ना। अबे तुम लोग लाट साहब की तरह बिना बोले चले गए छुट्टी पर। तुम गांव गए और सतीश पता नहीं कहाँ छुपा। अबे ऐसा क्या हुआ तुम लोग के बीच में जो सतीश ने तेरी माँ को मार डाला? पुलिस वालों ने ये सवाल हमसे 1000 बार पूछा है। अच्छा चल, मैं नहीं पूछता। ये ले चाबी टैक्सी की और लग जा धंधे पर। परसों आ जाना, 1 हफ्ते का पैसा दे दूंगा। बहुत मेहरबानी सेठ। बोल। वो सतीश ठाकुर और जगत वर्मा की बात की थी ना तूने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तेरे कोठे पे बैठे थे क्या कभी? कोई खास थी क्या दोनों की? ना, वो दोनों तो हमारे कोठे पर कभी बैठे ही नहीं। अबे, तो मुझे यहाँ मौसम का हाल सुनाने के लिए बुलाया बे? हाँ, वेला लगता मैं तुझे? प्रगति नाम है उसका। इसका धंधा करती है। मेरा एक दोस्त है पवन, एजेंट है उसका। अच्छा, तो इस सतीश और जगत दोनों का दिल आ गया था क्या इस प्रगति पे? वो तो पता नहीं। पवन बता रहा था कि 2 महीने पहले जून में एक बार वो जगत आया था उसके पास, बोला प्रगति को बाहर ले जाना है। लड़की चाहिए?
खास लड़की चाहिए। खास लड़की मतलब? प्रगति नाम है। तेरा कोई दोस्त बैठा उसके साथ? क्यों? आप हम यहाँ बैठेंगे नहीं, लेकिन हम उसको बाहर लेके जाएंगे। पहली बार में नहीं होता ये सब। अब ये प्रगति जड़ है इस फसाद की या कड़ी है सतीश तक पहुंचने की? क्या है क्या नहीं वो तू जाने और तेरे पुलिस वाले मालिक। मेरी बात सुन, दुर्गा वर्मा के मर्डर के एक हफ्ते पहले सतीश ने टैक्सी चलाना बंद किया। उसी एक हफ्ते के लिए जगत वर्मा, दुर्गा वर्मा का बेटा भी गांव में जा बैठा। तुम मेरी सुनाई कहानी मुझे क्यों सुना रहा बे? उसी हफ्ते में प्रगति भी चिड़िया हो गई। और कहाँ? चिड़िया पिंजड़ा तोड़ के जाती है तो एड्रेस और फ़ोन नंबर छोड़ के जाती है क्या? 3 साल पहले सामने जाई थी पवन के पास, बोली एजेंट बन मेरा, धंधा दिला, और उस दिन एकदम से गुल। प्रगति का नंबर बंद है 4 अगस्त से, और 5 अगस्त को जगत गाजियाबाद छोड़कर अपने गांव चला जाता है बिहार, और 5 अगस्त से ही सतीश काम पर नहीं जाता, और 12 अगस्त को सतीश जगत की मां दुर्गा का कत्ल कर देता है। चल क्या रहा था पवन? हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे इस समय मत घसीटो, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। 4 अगस्त से मेरी ये खास लड़की प्रगति गायब हुई है, तब से खाने के लाले पड़ गए, ऊपर से उसको ढूंढने का खर्च अलग। सतीश के साथ भागी होगी। साहब मैं किसी सती वतीश को नहीं जानता, नाम से तो नहीं। हाँ ये जगत जरूर आया था एक बार, वही लेकर गया था साहब, लेकिन उतना कि किसी से जबरदस्ती काम करवाऊं। और ये प्रगति तो सामने से चल के आई थी मेरे पास, मैं जाऊं? सामने से चल के आई थी तो उसका सारा कच्चा चिट्ठा भी होगा तेरे पास। कोई रजिस्टर्ड धंधा थोड़ी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी रखेंगे। साहब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका असली नाम प्रगति है या कुछ और। प्रगति के बारे में हमें किसी और लड़की ने बताया था साहब, अब याद नहीं है। सतीश भी बैठता था उसके साथ? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और साहब ये कैसी अजीब अजीब बातें पूछकर आप हमारी जान ले रहे हैं। माँ मरी है हमारी। माँ मरी नहीं है, मारी गई है, और पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा जगत वर्मा, क्योंकि ये सतीश ठाकुर बहुत जल्द हमारे कब्जे में हो, और अगर तब हमें पता चला ना कि तूने हमसे कुछ छिपाया है या तू भी इस साजिश में शामिल था, तो तेरी डिक्की और इंजन दोनों एक कर दूंगा। HIV पॉजिटिव है सतीश ठाकुर? एक टैक्सी वाले ने बताया कि सतीश हमेशा बीमार रहता था, कौन से अस्पताल जाता था पता किया, वहाँ से ये निकला। सर सतीश को जुलाई में पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है, दुर्गा वर्मा के कत्ल के 1 महीने पहले। लेकिन इसका जगत की मां दुर्गा से क्या कनेक्शन हो सकता है? आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो अभी भी वहीं है? 100% वहीं पर है साहब, वो अपने चाचा प्रमोद ठाकुर के घर आया ही नहीं। मेरा एक लड़का है, उसने देखा है सतीश ठाकुर को, रहता है उस छोटे से घर में और आसपास के खेतों में काम मांगता फिरता है। तो क्यों मारा जगत की मां को? मैंने नहीं मारा साहब। एक नहीं 2 गवाह हैं हमारे पास। सतीश तेरी हालत खस्ता है, बोल दे। इस कत्ल से तेरी बीमारी का कोई ताल्लुक है? मार खाने लायक तेरी हालत नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं, इसलिए चुपचाप बोल दे।
जगत तेरे और प्रगति के बीच में आ रहा था या उसकी मां बीच में आ रही थी? रिपोर्ट पढ़ी, कुछ समझे? नहीं। ये जो पिछले 2 हफ्ते से तुम्हें थकान हो रही है, वजन घटा है, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें HIV इन्फेक्शन हुआ। मतलब एड्स? HIV इन्फेक्शन जो आगे चलकर एड्स का रूप लेता है। ये तो अच्छा हुआ कि अर्ली स्टेज में पता चल गया। देखो सतीश, घबराने की कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हाँ, आसान नहीं होगा। चली जा तू, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। आज से तेरा मेरा खत्म। मुझे जगत ने भेजा था तुम्हारे पास। हाँ सतीश। कमीने, तूने जानबूझकर प्रगति को मेरे पास भेजा था? जानबूझ के क्या मतलब है? ज्यादा बंद मत, ठीक है? प्रगति मेरे को सब कुछ बोल चुकी है। तेरे को पता था ना उसको HIV है, इसीलिए तू उसके साथ बैठा नहीं और मेरे को बोला कि वो बहुत अच्छी है और मेरे पास भेज दिया ना। नहीं बे, ऐसा नहीं है। तूने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला, अब तेरे साथ गंदा हो। तू सिर्फ बता तू मेरे को किधर धंधा किया, और अगर मर्द है ना तो वही रुक, वहां आकर मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूं साले। तू जगत किधर है? गांव गया है? क्या काम है तुझे? गांव कौन सा है तुम्हारा? नहीं बताती गांव का नाम, क्या कर लेगा? चल जाए यहाँ से, और जब जगत लौट कर आएगा ना तब बात करना। दफा हो यहाँ से। गांव का नाम पूछने आया है। उसकी मां गांव का नाम भी नहीं बता रही थी। मेरे अंदर बस एक उबाल सा आ रहा था। मुझे उसे ऐसा घाव देना था जैसा उसने मुझे दिया साहब, तड़पाना था उसे। मैं जानता हूं कि मेरे दिन भर गए थे, लेकिन उसको पूरे जिंदगी का दर्द देना था मुझे। तो तूने उसकी बेकसूर मां को मार डाला। सतीश, तुझे HIV हुआ तेरी अपनी लापरवाही की वजह से, शायद जगत की साजिश से, पर तेरे HIV का ये इलाज था, ये कत्ल। क्या हासिल हुआ तुझे? इस सतीश ठाकुर का मेडिकल करवा। क्या हो गया इंसान? टैक्सी स्टैंड की पार्किंग। इतनी छोटी सी बात को लेकर एक ने दूसरे को HIV की तरफ धकेला और दूसरे ने एक मासूम औरत का कत्ल कर दिया। इस जगत की कुटाई तो बनती है सर। ये कब से मामा कह रहा था, इसने अपना भयानक चेहरा तो दिखाया नहीं। तुझे पहले से मालूम था कि प्रगति HIV पॉजिटिव है। तूने जानबूझकर सतीश को उसके पास भेजा। हम तंग आ गए थे साहब, उसकी दादागिरी से। जलील करता था, हाथ उठाता था सबके सामने। हम उसको सबक सिखाना चाहते थे। अब हमारी बारी है तुझे सबक सिखाने की। मुझसे गलती हुई साहब। गलती नहीं हुई, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। तूने सतीश की जिंदगी खराब की, उसने तेरी मां की जान ले ली। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे साहब कि वो सतीश इस हद तक चला जाएगा। तूने कौन सी कसर छोड़ दी बे? हैं?
कायरों की तरह गांव में जाकर छुप गया, सतीश का सामना करता। सतीश ने तेरी मां की जान ली, लेकिन इस जुर्म के बाप को, इस भयंकर कांड को तूने जन्म दिया। झगड़ा हो, मनमुटाव हो, मतभेद हो, किसी दोस्त से या किसी भी रिश्ते से, इन नेगेटिव जज्बातों को वहीं तक रखा जाए जहां तक भावनाओं को रहना चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है इतनी बेसिक सी बात समझना कि दर्द पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। जब कोई किसी को दर्द देता है तो सूद समेत देने वाले के पास दर्द वापस लौट सकता है। कर सकते हो नीचे सर। कबीर, फिर से जल्दी जाना है आज? 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए कबीर। हर तीसरे दिन हाफ डे ले रहे हो। सर हेल्थ सच में ठीक नहीं है। कभी तो इस कंपनी के हेल्थ का भी सोचो कबीर। तुम्हें एक स्पेसिफिक जॉब के लिए रिक्रूट किया गया है, वो पूरा नहीं होने पे नुकसान होता है। कभी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ली है? शक्ल पर लिखा हुआ है बोल्ड में। अरे देखो, झूठ मत बोलो, तुम्हारी यही आदत है और मुझे बताने के लिए बहाने ढूंढते। आओ, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। अरे खत्म कर दो इसे, या इसे, या दोनों को, या खुद को। हाँ नारायण, हाँ हम लोग बस अभी अभी पहुंचे हैं। हाँ तुम तुरंत कुछ लड़कों को साफ सफाई के लिए यहाँ भेज दो, 2 हफ्ते तो रहेंगे। चलो यहाँ साफ सफाई तो होती रही। नारायण बहुत सिंसियर बंदा। अरे रवीना सुनो ना, हाँ? मेरे लिए 1 कप चाय बना दो ना प्लीज। पाउडर वाली चाहिए तो अभी बना देती हूँ, दूध वाली चाहिए तो मार्केट से लेकर आओ। अब कहाँ मैं गाय वाय का दूध ढूंढता फिरूंगा। एक काम करो ना, मेरे लिए वो पाउडर वाली चाय बना दो। भयंकर बदबू है ये। लगता है तुम्हारे वो सिंसियर नारायण ने महीनों से टैंक की सफाई नहीं करवाई है। लेकिन वो तो शीतल और कबीर साफ करवाते हैं ना, वो दोनों इस बदबू को कैसे झेल रहे होंगे? The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. रवीना, वो कबीर के मामा जी संजीव माथुर नंबर है तुम्हारे पास? हाँ शायद होगा।
अरे विपिन, कैसे हो भाई? नमस्ते संजीव जी। नमस्ते नमस्ते। कब आए तो वैसे? बस अभी अभी। अच्छा एक बात बताइए, ये शीतल और कबीर कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं तो, अब हमें तो कुछ पता नहीं है। हम तो पिछले 3 महीने से यहाँ वाराणसी में हैं। संजीव जी घर बंद है और कबीर और शीतल दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब हमसे तो कुछ कहा नहीं उन लोगों ने। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? प्रॉब्लम तो है, नल के पानी से भयंकर बदबू आ रही है, कुछ सीरियस है। हम अभी अभी यहाँ आए हैं सीधे एयरपोर्ट से। हम दुबई में सेटल्ड हैं, साल में बस 2-3 हफ्ते के लिए ही यहाँ आते हैं। ये कबीर और उसकी वाइफ कहाँ सर्विस करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? नो आइडिया सर, बस इतना पता है कि कबीर कहीं सेल्स में है। शीतल घर संभालती है, मुझे नहीं लगता वो कहीं सर्विस करती है। लगता है काफी दिनों से ये लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। कबीर के मामा संजीव माथुर से बात हुई मेरी, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ये पानी की टंकी तक जाने का रास्ता कहाँ से? वो वहां से सर। सर कुछ तो है, और ये चूहा मरने की बदबू नहीं लगती, कुछ और ही लगता है सर। सर लाश लगती है, तैर रही है। निकालो, बाहर निकालो। काफी गल गई है। पर निकालना तो पड़ेगा ना। आदमी है या औरत पता नहीं चल रहा सर। पर ह्यूमन बॉडी है ये तो पक्का है। वो प्लास्टिक शीट में क्या लेके गए विपिन? बॉडी। बॉडी किसकी? पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी रवीना। पुलिस कह रही है कि शीतल और कबीर के घर में सब कुछ ज्यों का त्यों है। उन दोनों के सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो दोनों घर छोड़कर कहीं गए हों। तो फिर वो बॉडी थी किसकी? पुलिस कह रही है कि मेल है या फीमेल है, पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चल सकता है। सर फर्स्ट फ्लोर वाला घर, पूरी कोठी सब चेक किया, दूसरी लाश कहीं नहीं मिली। पोस्टमार्टम टीम कह रही है कि कम से कम 1 दिन और लगेगा ये आइडेंटिफाई होने में कि लाश मेल की है या फीमेल की। शीतल और कबीर के फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाए अर्जेंट बेसिस पर। और ये कबीर के मामा मामी, इनकी क्या पोजीशन है? वाराणसी से रवाना हुए, कल सुबह तक पहुंच गए। तो पिछले 3 महीनों से आपके अपने भांजे कबीर से बात नहीं हुई, ना ही उसकी बीवी शीतल से। क्यों?
कोई झगड़ा, कोई अनबन? ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अब हम मतलब मैं और मेरी पत्नी हम लोग कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार ऐसे घूमते रहते हैं। सामने से कोई फ़ोन आ जाए तो बात हो जाती है। लेकिन जून में एक बार बात तो हुई थी शीतल से। डेट? डेट तो लता तुम्हें याद है डेट क्या थी? 27 जून था जी। शीतल परेशान थी कि कबीर घर लौटा ही नहीं था ऑफिस से। हाँ सर, वो असल में जानना चाहती थी कि कबीर की हमारे साथ कोई बात तो नहीं हुई। आपका घर कन्नौज में है? जी, लेकिन हम लोग आजकल वहाँ पर कम ही रहते हैं। जब शीतल का फ़ोन आया तो हम लोग ऋषिकेश में थे। और कबीर के माँ बाप? कबीर के पिताजी यानी मेरे जीजा जी अरुण सक्सेना जब वो गुजर गए तो कबीर 10 साल का था। और फिर जब वो 19 का हुआ तो कबीर की माँ यानी मेरी जानकी दीदी, उनको दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। सर, हम ही ने कबीर को हमारे बेटे जैसा बड़ा किया है, हमारे अपने बेटे रोहन के साथ। अच्छा, 27 जून को जब कबीर घर नहीं लौटा तो फिर वापस कब आया? मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन शीतल बहुत परेशान थी। अरे नहीं रे शीतल, कबीर ने हमें फ़ोन नहीं किया, कई दिनों से फ़ोन नहीं किया है उसने। और ऐसे बिना बताए कहाँ चला जाएगा कबीर? बेटी मांजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा मामी जी, आजकल बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं। अब देखिए कल ऐसे ऑफिस के लिए निकल गए बिना नाश्ता किए, उसके बाद शाम को घर तक नहीं लौटे। अब फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हो, SMS भी किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ है ये। बेटी कोई तो वजह होगी। पता होता तो आपको ज़रूर बताती ना मामी जी। उनकी क्या परेशानी है ये ना जानकर मैं और परेशान हो जाती हूँ। अब देखिए कैसे गायब हो गए वो। तो फिर ये कबीर लौटा कब? शीतल के फ़ोन के अगले दिन तक तो नहीं लौटा था सर, वो बहुत परेशान थी। वो अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज करवा दी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस में कंप्लेंट करवानी पड़ी। और क्या चाह रहा है मेरे पास मामा जी? वो अब तक घर नहीं लौटे। कब तक ऐसे टेंशन में जीऊंगी? कब तक वेट करती रहूंगी कि अब उनका डिप्रेशन खत्म होगा और अब वो घर लौट के आएंगे? इंसान हूँ मामा जी, पत्नी हूँ कबीर की। तो फिर पुलिस ने कबीर को ढूंढ निकाला या वो खुद लौटा था? ये तो हमें मालूम नहीं सर। और आप लोग कहते हैं कि आपने उसको पाल पोस के अपने बेटे की तरह बड़ा किया था, और आपको अंदाजा तक नहीं है कि गायब होने के बाद उसके साथ क्या हुआ। हम लोग अपनी यात्रा पर निकल रहे थे, मैंने 1 हफ्ते बाद फ़ोन लगाया था लेकिन लग ही नहीं रहा था। और आगे आपने जानने की भी कोशिश नहीं की कि माजरा क्या है? सर, कबीर के मामा संजीव के अनुसार जून के महीने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी शीतल ने, और उनका घर हमारे थाने के अंडर आता है, पर हमारे थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली सर इस कबीर सक्सेना को लेकर। पांडे, बाकी आसपास और दूर के थाने में भी फ़ोन करो, कहीं और कंप्लेंट दर्ज करवाई होगी। नहीं भैया, वो दोनों तो कभी हमसे मिलने नहीं आए और ना ही हम कभी उनके घर गए मिलने। भैया हरीश की तो कभी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई उन दोनों से, ना कबीर से ना शीतल से। पुलिस कह रही है कि उनको जो लाश मिली है वो पक्का पता नहीं कि आदमी की है या औरत की। हे भगवान, इतना भयंकर! ये दोनों कबीर और शीतल जा कहाँ सकते हैं? भैया, शीतल के मम्मी पापा से बात हुई? पुलिस को उनका नंबर दिया? हाँ दे दिया है, वो वहां भी बात कर रहे हैं। ये वाकई में अजीब बात है। वहाँ कबीर के मामा कह रहे हैं कि उन दोनों ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, और यहाँ आप लोग भी वही कह रहे हैं। आपकी अपनी बेटी या दामाद से 3 महीने में एक भी बार बात नहीं हुई। शीतल ने फ़ोन बंद कर रखा है, बात कैसे होगी आप ही बताइए। देखिए, शीतल जून के आखिर में यहाँ पर आई थी। ये क्या नॉनसेंस लगा रखा है शीतल? कबीर बार बार ऐसी हरकत कर रहा है तो तुम उसे सीधे सीधे छोड़ क्यों नहीं देती? पापा कोई फ्रिज या टीवी नहीं है, वो पति है मेरे। मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बेटा, प्यार करने वाले इस तरह गायब रहकर सामने वाले को परेशान तो नहीं करते ना ही उसे दर्द देते हैं। मम्मी, आप तो हमारा असली दर्द जानती है ना। मैं उससे उभर पाई हूँ, कबीर नहीं उभर पाए हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा शीतल? पुलिस क्या कह रही है? कंप्लेन लिखवाई है, कह रहे एक दिन वेट करें। कोई वेट करने की जरूरत नहीं है शीतल, उसको जब घर आना है तब वो आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम एक अच्छे डिवोर्स लॉयर से मिलो बस। पापा पापा वापा कुछ नहीं। कब तक उसके डिप्रेशन को झेलती रहोगी? डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिससे हम दोनों साथ में लड़ रहे हैं।
और प्लीज़ पापा, आप हमारी शादी में दखल ना दे तो ही बेटर होगा। बस सारा दिन मुंह फुलाए बैठी रही और दूसरे दिन चली गई। उसे फिक्र ही नहीं थी कि हमें उसकी फिक्र है। तो आपको टेंशन नहीं हुई? एक बार भी कानपुर नहीं गए? हमारी बेटी हम पर नाराज थी, हम क्या कर सकते थे? वो हमारे प्यार को दखल समझ रही थी। और अब आप कह रहे हैं कि कोई बॉडी मिली है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बात यहां तक पहुंच गई। कबीर ने ही किया ना, उसी ने मार डाला ना हमारी बेटी को। लाश औरत की है, आदमी की अभी तक पता नहीं चल पाया। वैसे कबीर के डिप्रेशन की वजह क्या थी? कबीर, हमने हर मुमकिन कोशिश की पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाया। आई एम सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए। आई एम रियली सॉरी। रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन बहुत एक्यूट था, बच्चे का सिस्टम हैंडल नहीं कर सका कबीर। अब कहाँ क्या गलत जा रहा था, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभार तो लगता था कि कबीर का कहीं कोई चक्कर तो नहीं। शीतल ने आपको बताया था कानपुर के कौन से पुलिस थाने में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी उसने? बताया तो सही है आपको कि उसने हमसे कोई बात ही नहीं की। कबीर को छोड़ने का सुझाव शायद उसे चुभ गया था। हिंदनगर, रोहिणी बाग, बिस्मिलपाड़ा, तीनों पुलिस स्टेशन की सभी चौकी से चेक किया है। जून में कबीर की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। पूरे कानपुर के सारे थाने, सारी पुलिस चौकी चेक करो पांडे। मजाक है क्या? एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है और उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता है। अब हमारे हाथ में एक सड़ी हुई लाश लगी है, पता नहीं उस टैंक में कब से थी, किसकी लाश है, कैसे वहां पहुंची। मुझे वो मिसिंग कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम चाहिए तुरंत। साहब जी, मेरा लड़का लगातार 3 दिन गया था दूध देने के लिए। आखिरी बार 28 जून को गया था दूध का पैकेट रखने। अगले दिन जब 29 को गया तो देखा पैकेट वैसा वैसा रखा है, तो वो क्यों रखता? फोन नहीं किया कबीर या शीतल सक्सेना को? लगातार फोन बंद आ रहा था साहब। मेरा भी 1 महीने का पेपर बिल बाकी है साहब। 28 जून के बाद कभी मोहल्ले में दिखे ही नहीं। दिखे भी होंगे तो उतनी जल्दी पहचान ना पाऊंगा। दरअसल ज़्यादातर लड़के होते हैं पेपर डालने वाले, हमें तो बस हिसाब किताब देखना होता है। आप ये पकड़ कर चल सकते हैं कि ये जो बॉडी है उस टैंक में जून से सड़ रही थी, इस हद तक गली हुई है। मेल है या फीमेल ये कंफर्म हुआ डॉक्टर? हाँ, मेल ही है। तो मतलब लास्ट कबीर सक्सेना की हो सकती है। उसका कोई ब्लड रिलेटिव है? हाँ, मामा मामी है, उनका एक बेटा है। कबीर की एक मौसी भी है। बाकी कबीर के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, तो एक लौता है। तो फिर तो DNA सैंपलिंग नहीं हो पाएगा। मौत कैसे हुई होगी डॉक्टर? गले की हड्डी टूटी थी, सो स्ट्रैंगुलेशन इन ऑल प्रोबेबिलिटी। हाँ, उनके फ्लैट की स्कैनिंग में भी कोई ब्लड सैंपल्स नहीं मिले हैं, तो हम भी यही अनुमान लगा के चल रहे थे कि स्ट्रैंगुलेशन ही हुआ होगा। नहीं पापा, करीब 7-8 महीने हो गए ना तो शीतल भाभी से बात हुई है और ना ही कबीर भैया से। बेटा रोहन, पुलिस कह रही है जो बॉडी मिली है ना, वो बहुत बुरी हालत में। वो तेरे कबीर भैया की भी हो सकती। क्या क्या कह रहे हैं पापा आप? और शीतल भाभी कहाँ है फिर? किसी को कुछ भी पता नहीं बेटा, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन सबको यही डर है कि शीतल के साथ भी कहीं ऐसा ही कुछ ना हुआ। शीतल 2 साल बड़ी है कबीर से, जड़ वही है। मैं कह रही हूं ना, आप मानो या ना मानो, लड़की उम्र में बड़ी होने से हमेशा गड़बड़ हो जाती है। ये क्या दकियानूसी बातें लेकर तुम और दिमाग खराब करने लगे भारती। शीतल और कबीर को कोई एतराज नहीं था, शीतल के माता पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। और फिर इसका मर्डर से क्या लेना देना? मर्डर के साथ तो नहीं संजीव भैया, लेकिन क्या हरीश, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि कोई गड़बड़ थी क्योंकि 2 बच्चे पैदा होते ही चल बसे थे? सर, पांडे और शहनवाज की टीम ने कानपुर के सारे थाने खंगाले, पर जून महीने में कहीं पर भी कबीर सक्सेना की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो मतलब शीतल झूठ बोल रही थी? और ये झूठ 2 बार बोला गया। एक तो कबीर के मामा मामी को कि कबीर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, और दूसरी बार खुद के माँ बाप को उन्नाव में, उनसे भी यही बात बोली गई, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने वाली। कबीर डिप्रेस था क्या? इस बात से तंग आकर शीतल ने उसे मार डाला होगा, लेकिन कैसे? पहले फ्लैट में उसका गला घोंटा, फिर लाश को सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर टेरेस तक ले गई, और फिर खुद बॉडी को उठाकर पानी की टंकी में फेंक दिया। शायद अकेले नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो किसी ने साथ दिया होगा। नीचे वाले फ्लैट की पार्टी दुबई में थी, तब किसी ने देखा भी नहीं होगा। अगर साथ में कोई साथीदार था मेल, तो जरूर अफेयर की संभावना हो सकती है। खत्म कर दो इसे, या इसे, या दोनों को, या खुद को। अगर अफेयर वाला एंगल पकड़कर चलें सर,
तो उस दिन घर पर एक मर्द और मौजूद होगा, और अभी तक हमें ये पता नहीं कि लाश कबीर की है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कहीं कबीर ने शीतल के प्रेमी का मर्डर तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ये मिसिंग कंप्लेन वगैरह एक नाटक हो सकता है, कबीर और शीतल का रचा हुआ। अब इस लाश को ठिकाने लगाने में तुम मेरी मदद करोगे, उसके बाद पुलिस थाने में जाके मेरी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाओगे। नहीं नहीं शीतल, आज के बाद तुम मेरी किसी भी बात को नहीं बोलोगी। इस कत्ल में तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो, समझी? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसिंग वाली खबर सिर्फ दोनों फैमिलीज को गुमराह करने के लिए और एक तरीके से अश्योर करने के लिए बोली होगी? एक्चुअल में कंप्लेन हुई नहीं। लेकिन जो मारा गया है उसकी फैमिली ने तो असली कंप्लेन दर्ज की होगी ना, और वो बंदा शीतल से कनेक्टेड होगा, नहीं? ललित, ये एंगल बन भी रहा है या फिर हम जबरदस्ती फिट कर रहे हैं? सर कबीर के मामा से उसके ऑफिस का एड्रेस और नंबर मिल गया है, बाइक शोरूम है, मैं वहां जाकर बात करता हूँ। और ये कबीर और शीतल की फोन रिकॉर्ड्स आने वाले थे, उसका क्या हुआ? शाम तक पहुंचेंगे। हमने पूरे 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। कबीर का मर्डर हुआ? देखिए अभी हम 100% श्योर नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि 26 जून को कबीर आखिरी बार काम पर आया था। हाँ, काम का लोड थोड़ा हैवी था और हमेशा की तरह वो फिर से हाफ डे चाहता था। हेल्थ खराब बता रहा था। सर हेल्थ सच में ठीक नहीं है। आपका एक एम्प्लॉय अचानक से काम पर आना बंद कर देता है और आप जानने की कोशिश भी नहीं करते कि माजरा क्या है। कबीर को यहाँ मुश्किल से 2 महीने हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा वक्त वो यहाँ आया नहीं या फिर आकर बीच में चला गया हेल्थ के बहाने। जिस दिन से वो जॉब पर लगा था उसी दिन से वो थोड़ा डाउन ही था, स्लो, सोच में खोया, मानो काम में इंटरेस्ट ही नहीं। अब सेल्समैन ऐसे थोड़ी ना होते हैं। मैंने सोचा नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो सिलेक्ट क्यों किया उसे? मैं इस कबीर को नहीं, आशीष तिवारी को अपने यहाँ काम के लिए हायर करना चाह रहा था। आशीष रामसन शोरूम का सेल्स मैनेजर है, कबीर उसके नीचे काम करता था। आशीष वहां पर जॉब छोड़ नहीं पाया तो उसी ने मुझे ये कबीर रिकमेंड किया। नंबर दीजिए इस आशीष तिवारी का। जी नहीं, शीतल हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं है। आप उन सबके एड्रेस हमें भेजिए, हम सबसे दोबारा बात करेंगे। क्यों करेंगे? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस केस में कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। अब वो कौन है और क्यों बोल रहा है, इस बात का पता अभी तक नहीं चला है। सर अब हम यहाँ रुककर करेंगे भी क्या? अगर वो लाश हमारे कबीर की है तो वैसे भी उसमें कुछ बचा तो है। आप उसे हमें सौंप दीजिए, हम उसका क्रियाक्रम करके कन्नौज वापस चले जाएंगे। और रही बात शीतल की, अगर उसका हाथ इस कांड के पीछे है तो वो अपने आप तो हमारे पास आने से। देखिए संजीव जी, जब तक हम आपसे नहीं कहते आप कानपुर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात लाश की, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि लाश कबीर की है किसी और की, इसलिए आप अपने फैसलों पर थोड़ा लगाम लगाइए। सर कबीर का फ़ोन 26 जून को स्विच ऑफ हुआ था रात 9 बजे, यहीं कानपुर में, हिंदनगर। और शीतल का? 29 जून दोपहर 2 बजे, उन्नाव में, जहां उसके माँ बाप रहते हैं। पहले उसका कबीर के मामा मामी को ऋषिकेश में 27 तारीख को फ़ोन करना। आजकल बड़ी टेंशन में रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं। अब देखिए कल ऐसे ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद अगले दिन 28 तारीख को कबीर के मामा को फ़ोन करके ये कहना कि उसने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज की है। जी मामा जी, वो अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज करवा दी। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। पूरा एक सीन तैयार किया गया, एक बखेड़ा खड़ा किया गया और उसके बाद मैडम गायब हो गई अपने मायके से। कबीर के मामा मामी से हुई बात, शीतल के फ़ोन रिकॉर्ड में लास्ट नंबर है सर। और उसके पहले किसी अफेयर का इंडिकेशन? अप्रैल के पहले हफ्ते से, मतलब पूरे 3 महीने के रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ शो तो नहीं कर रहा है। ललित, एक बात और खटक रही है, और वो ये कि ये जो हमारे पास मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने वाला झूठ बोला गया, क्या वो सिर्फ शीतल ने बोला था? क्योंकि ना ही कबीर के मामा मामी ने और ना ही शीतल के माँ बाप ने इस कंप्लेन को वेरीफाई करने की कोशिश की। क्यों? सर कहीं दोनों को भगाने में उन्हीं का हाथ तो नहीं था? अगर मदद की भी है तो क्यों? और शीतल और कबीर ने आखिर किसका कत्ल किया होगा? और फिर शीतल का अफेयर किसके साथ रहा होगा? सर कबीर का खास दोस्त
पुराने शोरूम का मैनेजर आशीष तिवारी, इस वक्त आगरा में, कल आ रहा है। ललित, हमें और भी लोगों से बात करनी होगी। हमारे पास लाश है, लेकिन ये नहीं मालूम किसकी है। कोई तो होगा जिसे ये मालूम होगा कि शीतल कहाँ है, या फिर शीतल और कबीर दोनों कहाँ हैं। सर, उसके मामा के अलावा यहाँ और किसी को तो आते जाते देखा नहीं कभी। रही बात अफेयर की, तो अब पूरे साल हम यहाँ मुश्किल से 3 हफ्ते ही रहते हैं, इसलिए इस बारे में कुछ कह पाना। वैसे ये कबीर यहाँ रहने कब आया था, और इससे पहले कौन रहता था यहाँ? ऊपर वाला मकान तो कबीर के मामा संजीव माथुर जी का है। उन्होंने कबीर की शादी के बाद कबीर को यहाँ रहने दिया था। कबीर एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो जिंदा भी हो सकता है। हाँ ऑफ कोर्स, मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त 3 महीने से गायब है और आपने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, पता नहीं किया क्या हुआ उसे, उसकी पत्नी को। आप जानते होंगे कबीर के 2 बच्चे एट बर्थ चल बसे। वो डिप्रेस था। आप तो डिप्रेस्ड नहीं है ना? हाँ देखिए, कॉलेज के बाद वो सीधे शोरूम ज्वाइन हुआ था मेरे नीचे। करीब 7 साल था। काम में भी अच्छा था। हाँ हमारी दोस्ती थी, पर उसके दायरे सिर्फ शोरूम तक ही थे। कुछ नया सीखा मैंने आज, दोस्ती के भी दायरे होते हैं। देखिए सर, मैंने उसकी काफ़ी हेल्प की थी। वो अपने गम में इतना डूब गया कि काम ही नहीं करता था, और बॉसेस भी उसे निकालने की बात कर रहे थे। तो मैंने उसे दूसरी जगह जॉब दिला दी। शीतल को जानते हो? हाँ ऑफ कोर्स। पर दायरे के अंदर ही होगा नहीं? बिल्कुल, उतने करीब से नहीं। उसका अफेयर था? मुझे कैसे पता होगा सर? कबीर ने कभी बताया हो तुम्हें, या कहीं और से सुनाओ? नहीं सर, मैंने कहा ना आपसे, हमारी दोस्ती उतनी पर्सनल कभी नहीं थी। हाँ सर, कबीर भैया और मैं एक साथ सगे भाइयों जैसे बड़े हुए थे। तो फिर अचानक ये दूरी कहाँ से आ गई कि 7-8 महीने तक तुम्हारी कबीर भैया से बात तक नहीं हुई? सर, अपनी शादी के बाद कबीर भैया उस घर में शिफ्ट हो गए थे, और उस समय मेरी नई जॉब दिल्ली में फिक्स हुई थी और मैं यहाँ आ गया। सो सर, मैं यहाँ बिजी हो गया और वो वहाँ। हमारी बात तुम्हारी भाभी शीतल से शुरू हुई थी। तो आपने पूछा उनका कोई अफेयर था या नहीं? सर, अब मैं कानपुर में नहीं, और शीतल भाभी कबीर भैया से ज़्यादा टच में नहीं था, तो कैसे पता चलता? और सर, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि शीतल भाभी ये बात मुझे खुद क्यों बताएगी। और ये जो घर है जिसमें कबीर रहता है, ये तुम्हारे पिताजी का है? हाँ, 2011 में कबीर भैया की शादी के बाद पिताजी ने खुद ये घर उनके नाम कर दिया था। आप हमारे रोहन की तरफ इशारा कर रहे हैं? लाश अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन हमें शक है कि ये लाश आपके भांजे कबीर की हो सकती है, और ये मर्डर उस घर में हुआ है जो कभी आपका हुआ करता था, जिसे आपने अपने भांजे को गिफ्ट कर दिया था। वो भांजा किसी बेटे से कम नहीं है, मेरी बड़ी बहन का बेटा। मैंने और लता ने ठीक उसे उसी तरह पाला है जैसे अपने बेटे रोहन को पाला। आओ बेटा। मामा जी, एक मिनट, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? घर है हमारा। हाँ मामा जी, पर ये घर तो बचपन से मैं कई बार देख चुका हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ पर अपनी जवानी बिताओ, तुम और शीतल बेटी। मामा जी, हमसे कोई गलती हो गई है जो आप हमें अपने घर से निकाल रहे हैं? अरे वो घर भी तुम्हारा ही है बेटा, लेकिन यहाँ तुम अपनी गृहस्थी बसाओगे, तुम दोनों का घोंसला होगा ये, और ये सब कुछ तुम्हें खुद करना है। हम तो तुम्हें बस एक ढांचा दे रहे हैं। पर मामा जी, ये घर आपने पाई जोड़कर बनाया है। कबीर बेटा, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने, अरुण जीजा जी और जानकी दीदी ने बनाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की बदौलत। वो सब तो ठीक है मामा जी, पर इस पर हक रोहन का बनता है, मेरा नहीं। बेटा, हक जितना रोहन का है उतना तुम्हारा भी है, और रोहन की जब शादी होगी, जब घर बसाने की बात आएगी, तो वो घर उसके नाम कर देंगे। लेकिन अभी ये घर तुम्हारा है। कबीर को घर देने का फैसला मैंने रोहन को बताकर किया था, और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। प्यार था दोनों के बीच में, सगे भाइयों वाला प्यार। जी, अकाउंट मेरे सामने खुला पड़ा है और क्लियरली दिख रहा है कि ना कबीर ने ना शीतल ने 24 जून 2016 के बाद अपने जॉइंट अकाउंट से कोई भी विड्रॉल्स किए हैं। एटीएम कैश विड्रॉल्स भी नहीं? एक भी नहीं, कोई डिपॉजिट भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे इनके 1-2 छोटे मोटे एफडीज भी हैं। नहीं सर, रोहन सच बोल रहा है। वो थ्रू आउट दिल्ली में ही रहा है। उसके और शीतल के बीच कोई फ़ोन कॉल्स नहीं हुए। और कबीर के मामा मामी, शीतल के माँ बाप, ये शीतल के टच में रहे? संजीव और लता माथुर के फ़ोन रिकॉर्ड से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने शीतल और कबीर के बैंक अकाउंट भी चेक किए। 24 जून 2016 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं, ना डिपॉजिट ना विड्रॉल। अजीब केस है ये। एक फैमिली 2 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए दुबई से घर लौटती है। उनके नल के पानी से अजीब सी गंदी बदबू आती है।
और हमें उसी घर के पानी की टंकी में से एक 3 महीने से सड़ रही लाश मिलती है। और ये पता चलता है कि एक जोड़ा है जो कि 3 महीने से किसी के टच में नहीं है, मानो गायब हो गया। अफेयर वाले एंगल को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई सुराग नहीं है। ललित, शायद कोई अफेयर था ही नहीं। मर्डर और गायब होने के और भी 1000 कारण हो सकते हैं, नहीं? और मुझे बताने के लिए बहाने क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे छोड़ो भी, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल ने ही कबीर को मार डाला हो? और फिर नाटक रचाओ कबीर के गायब होने का। पर शीतल कहीं मिल नहीं रही है सर। पूरा उन्नाव स्कैन किया, एक स्टेशन, सुसाइड केसेस भी। हो सकता है अपने माँ बाप के घर से निकलने के बाद शीतल ने खुद को कुछ कर लिया हो। आफ्टर ऑल सर, 2 बच्चे खोने का डिप्रेशन अगर बाप को इतना हो सकता है तो माँ को भी हो सकता है। हमने तलाश जारी रखी, कभी सिर्फ शीतल के लिए तो कभी शीतल और कबीर दोनों के लिए। पर हकीकत ये थी कि हमारे हाथ एक भी सुराग नहीं लगा, नॉट अ सिंगल क्लू। एक आदमी का कत्ल हुआ था उस घर में और अभी तक हमें ये नहीं मालूम था कि वो कबीर सक्सेना है या कोई और। ऐसा लग रहा था कि ये केस आगे बढ़ेगा ही नहीं, और सच कहूँ तो हमारी तरफ से ये केस आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी ये केस क्रैक हुआ। आखिरकार हमें ये पता चल गया कि 3 महीने से पानी की टंकी में सड़ रही लाश किसकी थी। मुझे नहीं लगता भारतीय हरीश जी को इसके बारे में कुछ पता है, वरना इतने दिनों में सच्चाई जरूर बताते। भारती, ये तुम्हारे संजीव भैया लता भाभी कुछ अलग किस्म की टेंशन में लग रहे हैं ना? मैंने भैया भाभी दोनों से अलग अलग पूछा है, दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं है। पर भैया 2 दिन में 2 बार फतेहपुर हो आए हैं। बात क्या भारती? पुलिस को बता दे। तो आपने शीतल को ढूंढ निकाला? जी, 2 दिन पहले मुझे एक हिंट मिला कि क्या हुआ होगा 3 महीने पहले। कैसा हिंट संजीव जी? वो मेरा एक भांजा है मयूर, उसी के फोन में शीतल का मैसेज आया और उसके मैसेज से लगकर शीतल की फोटो भी थी। कौन है ये भांजा मयूर, और अभी तक आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इसमें शामिल हो सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो मेरी छोटी बहन है भारती, उसी का बेटा है। प्रणाम मामा जी। कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक है हम भी। मयूर बाथरूम गया था फ़ोन बाहर छोड़कर। मैं चाय पी रहा था जब एक मैसेज आया उसके फ़ोन पर। अचानक मेरी नज़र गई और देखा तस्वीर तो शीतल की है। मुझे पहले यकीन ही नहीं हुआ कि शीतल मयूर को मैसेज भेज रही है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगाऊं माजरा क्या है। मयूर फतेहपुर में रहता है। मैंने अपनी बहन से बातों बातों में उसका एड्रेस लिया और बस पहुंच गया उसके पास। जी, हम कानपुर से आ रहे हैं शीतल जी।
बोलिए क्या काम है? आपसे और मयूर श्रीवास्तव जी से थोड़ी गुफ्तगू करनी है। कैसी गुफ्तगू? मर्डर की। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके मर्डर की रेसिपी क्या थी। आप दोनों ने मिलकर आपके पति कबीर को कैसे मार डाला? सर, शीतल हाथ लग गई है, पर मयूर का फ़ोन स्विच ऑफ है। फतेहपुर पुलिस को खबर कर दी है कि उसके ऑफिस में चेक करें। कहीं इस मयूर को भनक तो नहीं लग गई कि हम उसको लेने आ रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। वैसे शीतल भी ऐन मौके पर हाथ में लगी। बैग पैकिंग चल रही थी घर में। चोर पुलिस के खेल में जब शीतल आउट हो गई तो ये मयूर कब तक खेलेगा हमारे साथ? ये क्या भैया, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भारती, मयूर और शीतल दोनों फतेहपुर में एक साथ रह रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप संजीव जी? हाँ हरीश, और पूरी संभावना है कि कबीर को मयूर और शीतल दोनों ने मिलकर मार डाला। क्या? आज सुबह मयूर का फोन आया था। मैंने उससे कहा कि आप फतेहपुर में थे। आपने मुझे नहीं बताया कि आप किस वजह से जा रहे हैं फतेहपुर। शीतल जी, मर्डर की साजिशों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए शुरुआत से लेकर अब तक जो भी कहानी है बिना कुछ भी बदले सीधी तरह चुपचाप बताते जाइए। सर, हमने 2 बार अपने बच्चे खोए थे। उसका घाव अभी तक ताज़ा था। ऊपर से कबीर, उसका डिप्रेशन शुरू हो गया था। और सर, वो इतना डिप्रेस्ड रहता था कि मैं घर में हूँ, उसकी ज़िंदगी में हूँ, बेडरूम में उसके बगल में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सर, वो एक जिंदा लाश बन चुका था, लेकिन मुझ में अभी तक ज़िंदगी बाकी थी। मैं आगे बढ़कर सब कुछ भुलाना चाहती थी। इसलिए सर, मैं मयूर की तरफ अट्रैक्ट हो गई। आपके और मयूर के बीच में कोई फ़ोन कॉल्स नहीं दिखे? कोई दूसरा नंबर था आपके पास? कोई दूसरा नंबर नहीं था। हम सिर्फ चैट मैसेजेस के थ्रू ही बात करते थे। और एक दिन कबीर के हाथों लग गए वो सारे मैसेजेस। आई एम रियली वेरी सॉरी कबीर। वो मयूर भाई है तो मेरा, ऐसा करते हैं भाई। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये आज के बाद तू यहाँ दोबारा नहीं आएगा। निकल जा यहाँ से। कबीर तुम। शीतल, तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुमने ना तो सिर्फ शर्म की सारी हदें पार की हैं, बल्कि तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। रिश्ते ना एकदम से बनते हैं और ना ही एकदम से तोड़े जाते हैं। मैं और मयूर एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाए, बाहर मिलने लगे छुप कर। लेकिन 26 जून की दोपहर को आप लोग घर पर मिले और कबीर उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया था और वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। सारी बात आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी उस दिन। कब क्या, कब कैसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ मैं हमारे 2 खोए हुए बच्चों की याद को भुला नहीं पा रहा हूँ, और तुम हो कि अपने आप पे काबू नहीं रख पा रही हो। इंसान की जिंदगी में अगर कोई गम या दुख है तो क्या हमेशा के लिए वो सूख जाता है, सिकुड़ जाता है? मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, कैसी पूरी करूं? क्या करूं अपनी इच्छाओं का? तुम्हारी तरह अपने ऊपर डिप्रेशन को बुलवा लूं, या फिर उसकी एक्टिंग करूं, या फिर लोगों से तरस की भीख मांगूं? उसको तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था शीतल, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हमने कबीर की बॉडी टैंक में फेंक दी और हम वहाँ से निकल गए। और फिर मिसिंग कंप्लेंट का झूठ बोला गया कबीर के मामा और अपने पेरेंट्स को। और 29 जून से फतेहपुर में मयूर के साथ रह रही थी? जी। ये मयूर कहाँ भाग गया है? वो सब मुझे नहीं पता।
सुबह उसकी जब अपनी मम्मी से बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि मामा जी फतेहपुर आए थे 2 बार। मयूर को शक हुआ कि शायद उन्हें कुछ पता चल गया है, तो उसने मुझे बैग पैक करके स्टेशन के पास आने को कहा। जब आप लोग आए तब मैं वहीं के लिए निकल रही थी। स्टेशन पर तो नहीं मिला मयूर, वैसे कहाँ भागकर जाने का प्लान था? वो सब उसने नहीं बताया, बस स्टेशन के पास आने को कहा बैग पैक करके। दोनों घर के ही लड़के थे। हम अभी तक मयूर को ट्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन बस समय का खेल है। बहुत जल्द वो हमारे लॉकअप के अंदर होगा। दुनिया के हर कल्चर में जब आदमी और औरत शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे के साथ वफादारी से रिश्ता निभाने की कस्में खाते हैं, और लगभग हर समाज में यही दस्तूर है। अक्सर हम और समाज मिलकर इस कमिटमेंट को पत्थर की लकीर बनाते हैं, ये भूलकर कि कमिटमेंट की नींव प्यार होता है, आपसी मर्जी होती है, मजबूरी कभी नहीं हो सकती। कहानियों में भले ही प्यार अमर होता हो, लेकिन असल जिंदगी में प्यार न सिर्फ कम हो सकता है बल्कि पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। अब ऐसी शादी में फंसा हुआ कोई आदमी या औरत आखिर कब तक इस झूठ को जीता रहे? अगर जोड़े में से किसी एक को भी नए जगह पर आकर्षण हो रहा है, प्यार मिल रहा है, तो समझदारी इसी में है कि पुराने कमिटमेंट को गरिमापूर्ण तरीके से खारिज किया जाए और नए कमिटमेंट को एक मौका दिया जाए। प्रेम आखिरकार एक जज्बात है, और ये इंसानी फितरत है कि कभी वो इस एहसास से जुड़ता है तो कभी इससे मुंह मोड़ता है। लेकिन बेवफाई का दर्द, आवेश, शौक, गुस्सा, ये सारे जज्बात मिलकर भी किसी की जान लेने के दर्द से कम ही होते हैं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।